नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आपका स्वागत करता हूं मासाब ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं आज का विचार, जो लिखा है कि सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। देखिए, सागर की अपनी क्षमता है, यानी सागर बहुत विशाल है, लेकिन माझी भी नहीं रुकता है। माझी जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर छोड़ता है। जब तक उसके सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, और इसी आत्मविश्वास के बल पर वो सातों सागर पार कर जाता है। दोस्तों, जीवन में हमारे कई सारी कठिनाइयाँ आती रहती हैं। लोग कहते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हार हम मानते हैं, समय समय पर हमारी हार होती है, जीत होती है, लेकिन ध्यान रहिए कि हम जब तक के हमारे जीवन की समस्याओं को स्वीकार नहीं कर लेते कि वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर धूप हमारे हिस्से में है तो छाँव भी तो हमारे हिस्से में है। अगर उजाला हमारे हिस्से में आया है तो अंधकार भी हमारे ही हिस्से में आएगा। ये दिन और रात और हमारी जो सांसें हैं, ये निरंतर हमें हमारी अंतिम मंजिल की तरफ लेकर जा रही है। और इस बीच में ये जो रास्ता है, ये जो सफ़र है जो हमें तय करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम अपने सत्य को, जो हमारा अपना सत्य है और हमारे अपने सत्य है कई सारे, उन्हें स्वीकारते हुए आगे बढ़ें। हो सकता है कि आपने अपने लिए कई सारे आयाम तय करने का सोच रखा हो सकता है आप ये सोचते हैं कि आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ना है और अपनी एक मंजिल जो आपने सोच रखी है उसको प्राप्त करना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। प्रतिदिन आपको अपने सुख और दुख से ऊपर उठकर, अपनी आशा और निराशा से ऊपर उठकर आगे बढ़ना होगा। अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को सामंजस्य से बैठाकर एक नपा तुला जीवन जीते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि संतुलन जो है वो दोनों चीज़ों से पैदा होता है जीवन में। सिर्फ सुख के होने से या सिर्फ दुख के होने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। सुख और दुख दोनों चीज़ें रहेगी तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे आगे बढ़ता है, नहीं तो ऐसे बढ़ेगा। और आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है ना। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जो बातें हमने की वो कम थी लेकिन अपने आप में बम थी, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। करंट अफेयर्स का आज का हमारा पहला प्रश्न है मोल दिवस यानी मोल डे। ये शब्द का अक्सर परिचय हमसे तब भी होता है जब हम कोई परीक्षा का फॉर्म भरते हैं और वो कहते हैं कि अपने शरीर का कोई एक चिन्ह बताइए, कोई एक पहचान बताइए, तो हम लिख देते हैं, ठीक है। किस दिन मनाया जाता है? आप जानते हैं हम आज जिस तिथि पे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसी के आसपास की तिथि से संबंधित ये प्रश्न है। 23 अक्टूबर तिथि ध्यान रखिएगा, मूल दिवस उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका विस्तार समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 5 बिंदु दिए हुए हैं इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा है कि मोल दिवस हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह दिवस रसायन विज्ञान में मोल की अवधारणा का जश्न मनाने के लिए होता है। मोल की अवधारणा को पहली बार 1811 में अमेडियो एवोगाद्रो द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह दिवस एवोगाद्रो की संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23 के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इसे रासायनिक शिक्षा के प्रसार और रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, ठीक है। जब हम रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि मोल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मोल, मॉलिक्यूल शब्द आपने शायद सुना होगा, इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो मोल नहीं है जिसकी वजह से हमें ये वर्ड याद है, जैसा कि मैंने आपको प्रश्न की शुरुआत में बताया था। प्रश्न क्रमांक 2 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को रूस में किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे? ऑन 23 अक्टूबर विथ which countries president will PM नरेंद्र मोदी hold bilateral talks in Russia? तो इसका जो सही जवाब है वो रूस, चीन, जापान और अमेरिका में से जो बी वाला विकल्प है यानी चीन, वो इसका सही जवाब है कि 23 अक्टूबर को रशिया में चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है हमारे प्रधानमंत्री जी की। और थोड़ा सा इसका विस्तार देखने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। आप जानते हैं ना कि 5 देश के जो प्रमुख हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं
और यह द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चीन और भारत के बीच में आप जानते हैं दोस्तों कि कुछ वर्षों से अगर हम बात करें तो सीमा संबंधी विवाद रहे हैं, और ब्रिक्स जो है यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 देशों का समूह है, नाम आप देख सकते हैं। और ब्रिक्स सम्मेलन आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ये लगातार तीसरा करंट अफेयर का दिन है जिसमें हमने ब्रिक्स सम्मेलन पर चर्चा की है। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि BSNL ने हाल ही में कितनी नई सेवाएं लॉन्च की हैं? तो इसका सही जवाब है 7, है ना। 7 दिन होते हैं और 7 सेवाएं जो हैं वो BSNL ने हाल ही में लॉन्च की है। थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं इस प्रश्न को। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से दोस्तों 7 नई सेवाएं लॉन्च की है, और ये सेवाएं डिजिटल लेन देन और संचार को सुरक्षित बनाने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। इनमें से कई सेवाओं का उद्देश्य क्या है? जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है या जो साइबर अपराध होते हैं, आप देखते हैं आज के टाइम में साइबर अपराध काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जहां पे हम अपने संसाधनों को सुरक्षित रखते हैं और जो संसाधन हमारे लिए जितना अमूल्य होता है, समय के साथ साथ उसी की चोरी का, उसी की पायरेसी का खतरा जो है वो बढ़ते चले जाता था। जब लोग तिजोरी में अपना धन रखते थे तो वहां चोरियां होती थी, फिर बैंक आए, और अब मोबाइल फोन में हमारे सारे डिटेल्स हैं, है ना। तो मोबाइल फोन का एक्सेस यदि कोई पाना चाहे तो वो कंट्रोल कर सकता है हमारे रिसोर्सेज को, है ना। उसकी पायरेसी हो सकती है। साइबर से रिलेटेड क्राइम आए दिनों बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो दूर संचार सेवाएं प्रदान करती है। लिखा हुआ है BSNL एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जो भारत में दूर संचार सेवाएं प्रदान करती है, और नई सेवाओं का लक्ष्य ग्राहकों को अधिक सुरक्षित डिजिटल अनुभव प्रदान करना है। जब मैं आपके सामने कोई वाक्य पढ़ता हूं जो हिंदी में लिखा हुआ है या अंग्रेजी में, तो उसे समझने में आपको ज्यादा कठिनाई इसलिए नहीं होती क्योंकि सारे शब्दों को कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने पढ़ा होता है। लेकिन ध्यान रखिए, एक विद्यार्थी की हैसियत से ये सारे शब्द यदि क्रमागत तौर पर आप प्रयोग में लाना नहीं सीख पाते हैं तो आप उस परीक्षा का हिस्सा कभी नहीं हो पाएंगे या सफल नहीं हो सकते उस परीक्षा में जिसमें आपको लिखित परीक्षा देनी होती है, यानी लिखना होता है प्रश्न के उत्तर, और ये खास तौर से प्रशासनिक परीक्षाओं में होता है। तो आप जानते हैं कि अगर आपको ऐसी किसी परीक्षा को पास करना है जिसमें मेंस के एग्जाम होते हैं, जिसमें लिखना आपको पड़े, तो आपको ऐसे शब्दों पे गौर करना चाहिए, और इस बात पर भी कि आपकी भाषा जो है उसमें जो आपका शब्दकोश है उसमें ऐसे शब्द शामिल हो पाए जिससे आपका जो उत्तर है वो सुंदर के साथ साथ सटीक भी हो। ठीक है, तो ये चीज भी बड़ी गौर की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक 4 है कि 23 अक्टूबर 2024 से याको किस शहर में भारत और जर्मनी के बीच हॉकी श्रृंखला शुरू हुई? तो इन विच सिटी डिड द इंडिया जर्मनी हॉकी सीरीज स्टार्ट ऑन 23 अक्टूबर 2024? 4 ऑप्शंस आर देयर। फर्स्ट is Mumbai, second one is New Delhi, third one is Kolkata, D is Pune, and the correct answer is B, New Delhi. नई दिल्ली जो है वहां पर 23 अक्टूबर 2024 को भारत और जर्मनी के बीच हॉकी श्रृंखला शुरू हुई। इसके विस्तार पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिएगा, लिखा है सबसे पहला बिंदु कि भारत और जर्मनी के बीच बहुप्रतीक्षित हॉकी श्रृंखला, बहुप्रतीक्षित यानी सब लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, 23 अक्टूबर को नई दिल्ली में शुरू हुई, और यह श्रृंखला मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। क्या आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद को मेजर ध्यानचंद क्यों कहते हैं हम? दोनों देशों की टीमें दुनिया की प्रमुख हॉकी टीमें मानी जाती है। नई दिल्ली का ध्यानचंद स्टेडियम हॉकी के प्रमुख स्थलों में से एक रहा है, और इस श्रृंखला का उद्देश्य क्या है? खेलों में भारत और जर्मनी के संबंधों को मजबूत करना। अक्सर हम जिस चीज को नजरअंदाज करते हैं, खास तौर से जिसमें आज भी माता पिता की रुचि नहीं है कि बच्चों को खेल में, स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ाया जाए। हालांकि वो बात अलग है कि अब जागरूकता थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो खेल होता है वही हमें जीवन में, जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका जो है वो खेलों की होती है, क्योंकि खेल में हमें टीम स्पिरिट सीखने को मिलता है। साझे तौर पर हम एक दूसरे की जो विविधताएं हैं उसका सम्मान करते हुए और समान भाव से एक दूसरे के साथ रहना, खेलना, एक दूसरे के लिए खेलना, ये सारी चीजें हमें इसी से सीखने को मिलती है। ठीक है, तो खेलों का हमारे जीवन में अहम योगदान है। इसीलिए लिखा हुआ है कि इस श्रृंखला का जो उद्देश्य है वो खेलों में भारत और जर्मनी के संबंधों को मजबूत करना है। अगला प्रश्न क्या है?
23 अक्टूबर को सुल्तान जौहर कप में भारतीय जूनियर हॉकी टीम का मुकाबला किस देश से होने वाला है? 4 ऑप्शन में सही जवाब ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान रखिएगा कौन सा जो है कंपटीशन हो रहा है, सुल्तान जौहर कप। विच कंट्री विल द इंडियन जूनियर हॉकी टीम फेस? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया। इसका विस्तार समझते हैं। भारतीय जूनियर हॉकी टीम 23 अक्टूबर को मलेशिया में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी और यह मुकाबला सुल्तान जौहर कप के अंतर्गत खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:45 पर शुरू होगा और सुल्तान जौहर कप एक प्रतिष्ठित जूनियर हॉकी टूर्नामेंट है और यह टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है? ठीक है, आप अगर इसका जवाब सरलता से दे सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि 90% चांसेस है आपका जवाब शायद गलत हो। भारत और पाकिस्तान के बीच श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ाई गई है? 4 विकल्प हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। सही जवाब 5 वर्ष है। 5 वर्ष के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो श्री करतारपुर साहिब गलियारा है उस समझौते की अवधि बढ़ा दी गई है। और एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि 5 वर्षों के लिए बढ़ाई है। यह गलियारा सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। गलियारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को पार करके तीर्थ यात्रियों के लिए सुगम मार्ग प्रदान करता है और समझौता तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं को सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य क्या है? धार्मिक सौहार्द और शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2024 के लिए पंजीकरण किस तिथि से शुरू हुआ है? फ्रॉम विच डेट हैज रजिस्ट्रेशन फॉर द इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI 2024 बिगन? 4 विकल्प हैं, 15, 18, 23 या 28 अक्टूबर। सही जवाब सी वाला ऑप्शन यानी 23 अक्टूबर है। ये डेट आप याद रखेंगे, वैसे आपको याद ही होगी ये डेट। और इसका विस्तार अगर हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार है कि फिल्म महोत्सव जो है वो 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा और IFFI भारत के सबसे प्रमुख फिल्म महोत्सव में से एक है और ये महोत्सव दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों को प्रदर्शित करता है। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को एक मंच पर लाना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 क्या है? प्रश्न क्रमांक 8 है कि वियना टेनिस ओपन में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की जोड़ी ने किन खिलाड़ियों को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया? तो जो सही जवाब है वो है नीदरलैंड और जर्मनी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा विस्तार देखेंगे इसका। क्या है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की जोड़ी ने नीदरलैंड्स के रॉबिन हासे और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्यूरव को हराया है। यह मैच वियना टेनिस ओपन के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल के लिए खेला गया था और रोहन बोपन्ना भारत के प्रमुख टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं और वियना टेनिस ओपन एक महत्वपूर्ण ATP टेनिस टूर्नामेंट है। और लास्ट पॉइंट है कि बोपन्ना और एब्डन की जोड़ी ने इस वर्ष कई अन्य टूर्नामेंटों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। प्रश्न 9 23 नहीं 22 अक्टूबर से जुड़ा हुआ है। लिखा हुआ है कि 22 अक्टूबर को किस नई प्रणाली का शुभारंभ केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया? ठीक है, ऑन 22 अक्टूबर विच न्यू सिस्टम वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन कम्युनिकेशंस मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया? ओके, तो इसमें 4 विकल्प हैं। सही वाला जवाब बी है, अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल रोकथाम प्रणाली। थोड़ा इसका विस्तार समझने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 अक्टूबर को इस नई प्रणाली का शुभारंभ किया। यह प्रणाली विदेशों से आने वाले फर्जी कॉल्स की पहचान और उन्हें ब्लॉक करने के लिए विकसित की गई है। आप जानते हैं कि हाल ही में यह मुद्दा जो है वो काफी उछाल में रहा था। फर्जी स्पूफ्ड कॉल्स का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को धोखा देना होता है और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारत में डिजिटल संचार को सुरक्षित बनाना है। इससे दूर संचार धोखाधड़ी को नियंत्रित करने में क्या मिल जाएगी? मदद। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? सही जवाब उत्तर प्रदेश है। मेरे ख्याल से ही हम पिछले वीडियो में भी देख चुके थे।
5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए दूसरा स्थान मिला है और उत्तर प्रदेश ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल प्रबंधन की नई योजनाएं लागू की है। और इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है वो जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार हर साल जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान करने वाले राज्य को दिया जाता है और जल संकट को हल करने के लिए यह पुरस्कार एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये 10 के 10 प्रश्न समझ में आए होंगे, इनके एक्सप्लेनेशंस आपने देख लिए होंगे। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए जिसमें हम डिटेल्स में चीज़ों को लेकर के आए, उनकी बात करें, तो आप ज़रूर इस वीडियो को इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों साथियों के साथ ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। कोशिश कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में आपको मेरा नमस्कार।